नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण पर मैं आज एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद 17वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि इस सदी में यूरोप में मुख्य रूप से दो घटनाएं घटी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार। इसी सदी में हम देखते हैं कि हॉब्स और लॉक जैसे राजनीतिक चिंतकों का उदय हुआ। हॉब्स ने मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी के रूप में चित्रित किया और उसने ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो स्वकेंद्रित था, यानी आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। और इस आत्मकेंद्रित व्यक्ति के लिए अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की बातें यही प्रमुख थी। इस उदारवादी चिंतन को लॉक ने और आगे बढ़ाया। लॉक की मान्यता थी कि व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति एक संवैधानिक तरीके से संगठित सरकार के द्वारा ही की जा सकती है। एक ऐसी सरकार जो संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन कर सके और जो जन सहमति पर काम करे। हॉब्स और लॉक इस बात का प्रतिपादन किए कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के आधार पर जो राज्य का निर्माण किया, उसने अपने विशेष लक्ष्यों के लिए राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार से वह यह कहता है कि उसके समस्त चिंतन का, हॉब्स और लॉक जो ये चित्रित करते हैं कि उसके समस्त चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। राज्य संपूर्ण अंशों में तथा कुछ सीमा तक समाज भी एक कृत्रिम संस्था है, ऐसा वो बताते हैं। मील ने इस उदारवादी चिंतन के राजनीतिक पक्ष का, जेस मील ने इसके राजनीतिक पक्ष का प्रतिपादन किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता में राज्य या समाज के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसने व्यक्ति के स्वयं के क्षेत्र में कार्य स्वतंत्र का प्रतिपादन किया और कहा कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। यानी ये मील कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने मस्तिष्क का मालिक खुद है। उसमें, उसके कार्यों में किसी समाज द्वारा या राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन तथा डेविड ह्यूम आदि ने भी इस विचार में अपना योगदान दिया। 18वीं सदी तथा 19वीं सदी, 18वीं सदी के अंत तक तथा 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जेरेमी बेंथम तथा जेम्स मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत के द्वारा भी उदारवाद की व्याख्या की। ये जो मील कहते हैं, मील ने जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात की, या लॉक भी जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात कहते हैं, तो ये सिर्फ व्यक्ति के स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं रहा। ये स्वतंत्रता राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक रूप में भी इसको लागू किया गया। यानी
1760 से लेकर के 1830 ईस्वी तक औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस के फिजियोक्रेट्स एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि ने आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर की नीति का प्रतिपादन किया। लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य इस बात से है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार को कहा गया कि आप हस्तक्षेप न करें, हस्तक्षेप कम से कम करें। यानी कोई औद्योगिक घराना या कोई उद्योग चलाने वाले अपने मजदूरों को कितना वेतन देगा, कितने घंटे काम कराएगा मजदूरों से, और वह अपने उद्योग के लिए कच्चा माल किस दर में खरीदेगा तथा उसे से उत्पादित जो सामान है उस सामान को बाज़ार में किस मूल्य पर बेचेगा, ये सब कुछ सरकार के द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे स्वतंत्र प्रतियोगिता की अवस्था में छोड़ देना चाहिए और मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर ये सब कुछ तय होने के लिए बाजार पर छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो अहस्तक्षेप की ये जो प्रारंभिक उदारवाद है, ये अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है और आर्थिक स्वतंत्रता को भी महत्व देता है, और इसमें राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कम से कम अथवा न करने को कहा जाता है। इसलिए इस उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद, ये जो प्रारंभिक उदारवाद है, इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इस नकारात्मक उदारवाद का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा इस बात में है कि इसने दास प्रथा जो सदियों से चली आ रही थी, उस अमानवीय प्रथा पर प्रहार किया और मानवीय स्वतंत्रता और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, इसने संसदीय संस्थाओं में सुधार और वयस्क मताधिकार को अपनाने पर बल दिया। 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड में 1832, 1867, 1884 में सुधार किए गए। स्त्री मताधिकार की दिशा में भी बहुत आगे काम हुआ। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत के कारण छोटे उद्योगों की जगह बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला, उत्पादन बढ़ा। इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी समृद्धि आई। यानी ये लोग जो छोटे छोटे उद्योग में चला रहे थे और अपने हिसाब से अपनी नीतियां तय कर रहे थे, सरकार का उसमें कम से कम हस्तक्षेप था, जिसके चलते इनकी आमदनी खूब बढ़ी और फिर छोटे उद्योग की जगह इन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगा लिए। इस प्रारंभिक उदारवादी विचार का जो सबसे पहले आलोचना किया जाता है वह इस आधार पर किया जाता है कि इस चिंतन का मूल आधार एक असामाजिक व्यक्ति है, जिसने अपनी मूलभूत प्रकृति के कारण नहीं बल्कि विशेष स्थितियों के कारण समाज और राज्य से नाता जोड़ा है। मानव प्रकृति और उसकी प्रेरणाओं के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण ठीक नहीं था
और उसमें स्पष्टता का भी अभाव था। दूसरे उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, जबकि वास्तव में हम देखें तो राज्य जो है ये किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि यह ऐतिहासिक विकास और मनुष्य के महानतम आदर्शों के प्राप्ति में क्रियाशील एक शाश्वत संस्था के रूप में। तीसरे, इस उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही जाती है, उससे समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। चौथे, परंपरागत उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू किया गया, यह सर्वाधिक आलोचना का पात्र है। पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूर वर्ग हमेशा कष्टकारी परिणामों और शोषण को झेलने के लिए बाध्य थे। वास्तव में व्यवहार में ऐसा ही हुआ भी कि ये गरीब मजदूर लोग जो हैं, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अब हम विचार करेंगे ये सकारात्मक उदारवाद का। सकारात्मक उदारवाद को आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, इसे नव उदारवाद भी कहा जाता है। 1860 ईस्वी तक हम देखते हैं कि अधिकांश उदारवादी क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन पर जोर दे रहे थे, लेकिन इस समय तक परिस्थितियां कुछ बदल गई। इसमें तेजी से बदलाव आया, खास करके आर्थिक हस्तक्षेप की नीति के कारण। ये सबसे बड़ा समस्या जो खड़ा हुआ वह यह कि श्रमिक वर्ग, जो निर्धन श्रमिक वर्ग थे, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई और इसलिए इस उदारवादी दर्शन को, उदारवादी चिंतन को अमानवीय दर्शन की संज्ञा दी जाने लगी। इन्हीं परिस्थितियों में कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस आदि साहित्यकारों ने औद्योगिक समाज के नैतिक आधार पर प्रहार किया। इसके अलावा सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन और कोल्डिज आदि ने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की तरफ आम जनता का ध्यान आकर्षित किया। जहां एक ओर आदर्शवादियों ने इसकी आलोचना की, वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स तथा उनके समर्थकों द्वारा भी इस पर प्रबल प्रहार किया गया। उदारवादी दर्शन ने मार्क्सवादी चिंतन को तो लगभग संपूर्ण अंशों में ठुकरा दिया, परंतु उसने आदर्शवाद के साथ सामंजस्य करते हुए अपने विचारों में संशोधन किया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रतिपादित उदारवाद के इस नवीन तथा सामंजस्यकारी विचारधारा को ही नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। उदारवाद की इस नवीन धारा के मुख्य प्रणेता के रूप में जेम्स मिल, टी.एच. हॉबहाउस, लास्की आदि विद्वान आते हैं। यानी इसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, जिसके कारण उद्योगपति मजदूरों के काम के घंटे अधिक रखते थे, उनको वेतन कम देते थे। इससे उनके जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था उनको, और उनकी मजदूरी कम होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के परिवार के पालन पोषण में, उनकी शिक्षा दीक्षा में, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पूरा करने में
उनको समस्या खड़ी होने लगी। तो एक तरफ उनकी जहाँ स्थिति कुछ दयनीय लोग होने लगी मजदूरों और एक की तरफ इन ये बिगड़ती हुई स्थिति पर से चिंतित थे, ऐसे आदर्शवादी लोग थे जिन्होंने इन मजदूरों की बिगड़ती आर्थिक परिस्थिति और उसकी शारीरिक और अन्य पारिवारिक समस्याओं के लिए राज्य को हस्तक्षेप करने पर बल दिया। एक तरफ ये समस्या थी, दूसरी तरफ इसी समय मार्क्सवाद के से भी प्रभावित हो जाने का, इन मजदूरों के प्रभावित हो जाने का खतरा था। और इन्हीं दोनों मुख्य कारणों से ये सकारात्मक उदारवाद का जो दौर है वो शुरू होता है, जिसमें अब राज्य को इन मजदूरों के स्थिति में सुधार के लिए कुछ नियम, कुछ कानून पारित करने पर जोर दिया जाने लगा और अपेक्षा की जाने लगी सरकार से कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो सके। तो इस जो सकारात्मक उदारवाद है उसमें मुख्य रूप से हम मील को, ग्रीन को रख सकते हैं, जहां मील ने अपनी इस विचारधारा में जो शुरुआती दौर में परंपरागत उदारवाद के रूप में अपना विचार रखा था, जिसे हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। लेकिन उसने ये अनुभव किया कि वास्तव में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जब उसके लिए उचित प्रकार की सामाजिक स्थिति विद्यमान हो, और इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न संपत्ति और उस पर नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और इसलिए उसने अब इस विचार पर जोर दिया कि पूंजीवाद से ये भीषण निर्धनता और बेकारी, इन सब का जो समस्या पैदा हुआ है उसका कारण पूंजीवाद है। इसलिए उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य को चाहिए कि वह मजदूरों के उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था, समानता की स्थापना के लिए प्रयास करे। दूसरी तरफ ग्रीन ये आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी भी है, क्योंकि उन्होंने राज्य को कभी भी एक साध्य नहीं माना। उनका मानना है कि राज्य एक साधन मात्र है। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन वह राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानता, बल्कि एक नैतिक संगठन मानता है। और अपने इसी धारणा के अनुसार ग्रीन का विचार है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता है, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर की जा सकती है। ग्रीन कहते हैं कि राज्य के द्वारा सजीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की बात ग्रीन कहते हैं। उनके आधार पर वो कहते हैं कि ग्रीन का ये कहा जा सकता है कि ग्रीन का दृष्टिकोण परंपरागत उदारवाद से नितांत भिन्न है और लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रीन ने बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी इस दृष्टिकोण को नकारात्मक स्वतंत्रता माना कि कानून स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है या कानून स्वतंत्रता को सीमित करता है।
ग्रीन ने स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार स्वतंत्रता उस चीज के करने अथवा उपभोग करने का नाम है जो उसके द्वारा किए जाने अथवा उपभोग करने योग्य है। ग्रीन कार्ल मार्क्स के इस विचार से सहमत था कि जहां मालिक और मजदूर की सौदेबाजी की शक्ति बहुत विषम होती है, वहां स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। धन्यवाद।